वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं की पूरक पाठ्य पुस्तक भारत की खोज इसका अध्ययन करने जा रहे हैं और भारत की खोज इस पाठ्य पुस्तक का चैप्टर नंबर 4 है, जिसका शीर्षक है युगों का दौर। और युगों का दौर इस पाठ का यह सेशन नंबर 1 है। जैसे कि बच्चों हम सब अब तक जान चुके हैं कि भारत की खोज इस पाठ्य पुस्तक को, पूरक पाठ्य पुस्तक को आपके अभ्यासक्रम में रखने का एक विशेष उद्देश्य यह है कि लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू इन्होंने हमें भारत के इतिहास से अवगत कराने का यह उद्देश्य रखा हुआ है। इसके पहले पाठों में हमने हमारे भारत की संस्कृति, सभ्यता, फिर कौन कौन से महाकाव्य है इसका वर्णन पढ़ा था। फिर इसके बाद हमने मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ा था। अब युगों के दौर इस पाठ में हम कि उस समय भारत पर कौन कौन से साम्राज्य ने अपना वर्चस्व स्थापित किया था इसका वर्णन किया गया है। तो हम युगों के दौर इस पाठ के द्वारा यह सारी जानकारी हासिल करते हैं। आज के हमारे पाठ का शीर्षक है युगों का दौर। इसमें हम गुप्त शासन में राष्ट्रीयता और साम्राज्यवाद यह टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। कि जैसे देखा इसके पहले पाठों में भी हमने देखा था कि लेखक ने बहुत अधिक जानकारी बच्चों को, उस पाठ्य पुस्तक को पढ़ने वालों को हासिल हो, इसलिए ये जो पाठ है बहुत बड़े हैं, लेकिन इसमें छोटे छोटे विभाजन के द्वारा इन्होंने बहुत सारी चीजें हमें समझाने की कोशिश की है। कि देखो इसके पहले पाठों में हमने पढ़ा था कि मौर्य साम्राज्य का किस प्रकार से वर्चस्व भारत पर था। जैसे कि मौर्य साम्राज्य के बहुत सारे शासक उस समय भारत पर शासन कर रहे थे। तो बच्चों, हमने इसके पहले पाठों में देखा था कि उस समय भारत पर मौर्य साम्राज्य का वर्चस्व था और मौर्य साम्राज्य के बहुत शासक उस समय अपने इस शासन को बचाने में लगे हुए थे। उस समय हमने सम्राट अशोक के बारे में पढ़ा था कि सम्राट अशोक इन्होंने लगभग सारे भारत पर वर्चस्व कर लिया था, लेकिन जब कलिंग युद्ध हुआ, कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने क्या किया था कि जब वहां पर देखा कि बहुत सारी जीवित हानि हो चुकी है तो उनका हृदय परिवर्तित हो गया और उसके बाद उनका संपर्क बौद्ध अनुयायियों से, बौद्ध भिक्षुओं से होने लगा और तब उन्होंने बौद्ध धर्म का स्वीकार कर लिया। और फिर मौर्य साम्राज्य के उसके बाद, सम्राट अशोक के बाद जो भी उनके उत्तराधिकारी थे वह भी बौद्ध शिक्षा का अनुकरण करने लगे। इसलिए योद्धा करना, युद्ध में लोगों को मारना, इन सारी चीजों को वो ज्यादा महत्व नहीं देने लगे, बल्कि वह धर्म पर ज्यादा विश्वास करने लगे। और उसी समय क्या हो रहा था कि यौवन का भारत में आक्रमण हो रहा था। तो यह संक्षिप्त जानकारी हमने सुन लिया। अब पाठ के द्वारा देखते हैं। मौर्य साम्राज्य का अवसान हुआ। अवसान होना मतलब पतन होना, कि वहां पर मौर्य साम्राज्य नष्ट होने लगा था और उसकी जगह पर शुंग वंश ने उसकी जगह शुंग वंश ने ले ली, जिसका शासन अपेक्षाकृत बहुत छोटे क्षेत्र पर था। तो देखिए, जैसे कि मौर्य साम्राज्य में सम्राट अशोक ने जबकि सारे भारत पर अपने शासन अपने अधीन ले लिए थे, लेकिन कलिंग युद्ध के बाद उनका हृदय परिवर्तित हो गया और बौद्ध धर्म स्वीकार करने के कारण वह उस शिक्षा पर आगे चलने लगे और उनके भी
बाद के जो उत्तराधिकारी थे वह भी अधिकतर अपने इस युद्ध पर या बौद्ध धर्म का स्वीकार करने के कारण धर्म पर ज्यादा बल रहे थे और उसी समय यौवना का आक्रमण हो रहा था। और जब मौर्य साम्राज्य के आगे के जो उत्तराधिकारी थे जैसे कि बृहद्रथ, वह भी क्या कर रहा था, वह इतना शासन को टिकाने के लिए उनका ध्यान नहीं था। और उसी समय उनके जो सेनापति थे शुंग वंश, कौन थे वह? पुष्यमित्र शुंग थे। लेकिन वह सेनापति क्या चाहते थे, देखो अगर मौर्य साम्राज्य ने अपने अस्तित्व को टिकाने की कोशिश नहीं की तो भारत पर यौवनों का ज्यादा अधिकार हो जाएगा। तो इसके बजाय वह क्या करने लगा कि उन्होंने ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग, इन्होंने क्या किया, बृहद्रथ की हत्या कर दी और इस प्रकार वह सारा शासन उन्होंने अपने अधीन ले लिया। लेकिन वह उसी समय भी सेनापति के रूप में ही कार्यरत थे। तो इस प्रकार मौर्य साम्राज्य के बाद शुंग वंश का साम्राज्य भारत पर स्थापित हुआ कुछ, लेकिन उनका जो क्षेत्र था वह बहुत कम था, सीमित था। अब देखिए मौर्य साम्राज्य, उसके बाद कौन सा साम्राज्य का वर्णन किया है? शुंग वंश। दक्षिण में बड़े राज्य उभर रहे थे और उत्तर में काबुल से पंजाब तक बाकरी तथा भारतीय यूनानी फैल गए थे। तो देखो इस प्रकार हर क्षेत्र में, जैसे कि उत्तर में फिर दक्षिण में बहुत सारे छोटे मोटे साम्राज्य स्थापित होने पर चालू हो गई थी, उनकी जो प्रक्रिया थी वह चालू हो गई थी। और इसी प्रकार भारतीय यूनानियों भी पंजाब तक वह फैल चुके थे। और उसी समय मेनांडर के नेतृत्व में पाटलिपुत्री तक उन्होंने हमला किया और इस प्रकार उनकी हार हो गई। अब देखिए मेनांडर यह इनको आगे चलकर मिलिंद इस नाम से जाना गया है। यह हम आगे के पाठ में परिच्छेदों में पढ़ेंगे। खुद मेनांडर पर भारतीय चेतना और वातावरण का प्रभाव पड़ा और वह भी बौद्ध हो गया। तो देखो मेनांडर जो ग्रीक से आए हुए थे, उन्होंने भी क्या किया, जब भारत में आए तो भारतीय संस्कृति को अपना ली थी और वहाँ की जो चेतना और वातावरण का प्रभाव उन पर अत्यधिक पड़ा और फिर बौद्ध धर्म से वह बहुत प्रभावित हो गए और उन्होंने भी बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिए और फिर वह आगे चलकर मिलिंद राजा नाम से जाने लगे। कि देखो जो मिलिंद राजा थे अर्थात मेनांडर थे, उन्होंने जो बौद्ध भिक्षु थे उनके संपर्क में आने के बाद उन पर इतना असर हुआ कि आगे देखो बौद्ध आख्यानों में उनकी लोक प्रसिद्धि किसकी? मिलिंद इस राजा की लोक प्रसिद्धि एक संत के रूप में हुई। और इस प्रकार भारतीय यूनानी संस्कृतियों के मेल से अफगानिस्तान और सरहदी सूबे के क्षेत्र अर्थात गांधार की यूनानी बौद्ध कला का जन्म हुआ। तो इस प्रकार अलग अलग राज्यों के, अलग अलग देशों के आक्रमणकारी आकर क्या हो जाते थे, भारत में बस जाते थे और इस प्रकार वहां के अपने साथ वह कुछ संस्कृतियां, कुछ कला के क्षेत्र में कुछ परिवर्तन लाते थे। तो इस प्रकार भारतीय संस्कृति कला के क्षेत्र में समन्वय होने लगा। अब देखो उस समय जब जिस राजा या जो शासक उस समय राज्य करता था वह क्या करते थे कि सोने के जो सिक्के होते थे, सोने के सिक्के तो बाद में आए, उसके पहले चांदी के सिक्के रहते थे। और उस समय के उस सिक्कों की विशेषता क्या होती थी कि सिक्कों के एक बाजू पर जो राजा शासक करता था उस राजा का चित्र रहता था और दूसरे तरफ उनके जो भगवान रहते थे, देव रहते थे, उनके चित्र रहते थे। तो देखो यहाँ पर राजा मिलिंद के समय के मेनांडर का एक सिक्का दिया गया है जो चांदी का है और इसके एक तरफ राजा मिलिंद अर्थात मेनांडर का चित्र है और दूसरी तरफ उनके देव का, भगवान का, ईश्वर का चित्र रहता था। तो इस प्रकार उस समय यह जो परंपरा है कि सिक्कों पर राजा का चित्र रहना और दूसरी तरफ उनके देव ईश्वर का, तो यह सिक्कों का प्रचलन भारत में भी शुरू होने लगा।
भारत के मध्य प्रदेश में सांची के निकट बेसनगर में ग्रेनाइट पत्थर की एक लाट आई जो हेलियोडोरस स्तंभ के नाम से प्रसिद्ध है। इस पर बहुत सारे स्तंभलेख लिखे गए हैं और उस स्तंभलेख को एक विशेष प्रकार का प्रसिद्ध है लेख खुदा। इसका समय ईस्वी सन पूर्व पहली शताब्दी है और इस पर संस्कृत का एक लेख खुदा लिखा हुआ है। इससे हमें उन यूनानी के भारतीयकरण की झलक मिलती है जो सरहद पर आए थे और भारतीय संस्कृति को जज कर रहे थे। तो देखो इस प्रकार बाहर से जो अन्य प्रदेशों से, शहरों से, देशों से जो लोग आते थे वह भारत में आकर उनकी क्या हो जाती थी, वह भारत की संस्कृति के साथ, सभ्यता के साथ समावेश हो जाते थे और फिर इस प्रकार दो अलग सभ्यताओं का वहां पर मिलन हो जाता था और इस प्रकार भारतीय संस्कृति का जज हो जाता था। मतलब भारतीय संस्कृति अन्य संस्कृति को अपने अंदर समाहित कर लेते थे। मध्य एशिया में शेख सदियन लोग ऑक्सस अक्ष नदी की घाटी में बस गए थे। यूची सुदूर पूर्व से आए और उन्होंने इन लोगों का उत्तर भारत की ओर धकेल दिया। ये शक बौद्ध और हिंदू हो गए। तो इस प्रकार देखो शक अर्थात सिदियन लोग भी फिर वहां पर भारत में आने लगे और उसी समय पूर्व से यूची, यह मध्य एशिया में शक सिदियन लोग ऑक्सस नदी के घाटी में बस गए थे और उसी समय मध्य एशिया में शक अर्थात सिदियन यह ग्रुप के लोग भी अक्ष नदी की घाटी में बस गए थे और उसी समय पूरब से यूची सुदर आए और उन्होंने लोगों को उत्तर भारत की ओर ढकेल दिया और इस प्रकार वह पूरे पूरब पर अपना साम्राज्य स्थापित कर रहे थे और आगे चलकर ही यह शक बौद्ध और हिंदू हो गए। यूची में से एक दल कुषाणों का था। तो देखो इसके पहले हमने मौर्य साम्राज्य देखा, फिर शुंग साम्राज्य देखा, उसके बाद देख रहे हैं शक और उसके बाद यूची जिसका एक जो दल था कुषाण नाम से जाना गया। आगे यह कुषाण साम्राज्य भी स्थापित हुआ था। उन्होंने सब पर अधिकार करके उत्तर भारत तक अपना विस्तार कर लिया। शकों को उन्होंने पराजित कर दिया और फिर उन्हें दक्षिण की ओर खदेड़ा। तो इस प्रकार वह एक एक राज्य को हासिल करते हुए जो पहले शासक थे उनको दूसरी ओर ढकेलते रहे और अपना साम्राज्य स्थापित करने लगे थे। शक काठियावाड़ और दक्षिण की ओर चले गए और इस प्रकार फिर जब कुषाण इन दलों ने अपना साम्राज्य स्थापित करने लगे तो शक वह आगे चलकर काठियावाड़ और दक्षिण में जाकर अपना साम्राज्य स्थापित करने लगे। इसके बाद कुषाणों ने फिर पूरे उत्तर भारत पर, मध्य एशिया पर बहुत सारे भागों को अपने अंदर समाहित कर लिया और मजबूत साम्राज्य को उन्होंने कायम कर दिया। उनमें से कुछ लोगों ने हिंदू धर्म को अपनाया लेकिन अधिकांश लोग बौद्ध हो गए। अब ये जो कुषाण थे उन्होंने भी, उनके जो दल था उसमें कुछ लोगों ने हिंदू धर्म को अपना लिया और कुछ लोगों ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। उनका सबसे प्रसिद्ध शासक कनिष्क उन बौद्ध कथाओं का भी नायक है जिनमें उसके महान कारनामों और सार्वजनिक कामों का जिक्र किया है। तो देखो कुषाणों का जो मेन शासक था, प्रमुख शासक वह कनिष्क था और उन्होंने भी बौद्ध धर्म को अपना लिया था और उन्होंने जो कार्य किए हैं, जो सार्वजनिक कार्य उस समय अपने शासन व्यवस्था में किया था, इसके वजह से वह बहुत इतिहास में प्रसिद्ध थे। उसके बौद्ध होने के बावजूद ऐसा लगता है कि राज्य धर्म का स्वरूप कुछ मिला जुला था, उसमें जरथुष्ट्र के धर्म का भी योगदान था। यह सरहदी सूबा जो कुषाण साम्राज्य कहलाया, उसकी राजधानी आधुनिक पेशावर के निकट थी। तक्षशिला का पुराना विश्वविद्यालय भी उसके निकट ही था और बहुत से राष्ट्रों से आने वाले लोगों के मिलने का स्थान बन गया था। तो उस समय जो भी शासक आते थे, अगर कोई महत्वपूर्ण सभाएं लिए जाते थे तो वह सब तक्षशिला इस विश्वविद्यालय में ही ज्यादा करके लिए जाते थे। यहाँ भारतीयों की मुलाकात सिदियनों, यूचियों, ईरानियों, बाक्त्री ईरानियों, तुर्कों और चीनियों से होती थी। ये विभिन्न संस्कृतियां एक दूसरे को प्रभावित करती थी। इनके आपसी प्रभाव का परिणाम स्वरूप मूर्तिकला और चित्रकला की एक सशक्त शैली ने जन्म लिया।
यहाँ भारतीयों की मुलाकात सिदियनों, युविचियों, ईरानियों, बाक्ट्रियनियों, तुर्कों और चुनियों से होती थी। ये विभिन्न संस्कृतियां एक दूसरे से इतना प्रभावित हो चुकी थी कि इनके प्रभावों का परिणाम स्वरूप क्या हो गया कि मूर्तिकला और चित्रकला की एक सशक्त शैली भारत में जन्म लेने लगी थी। इतिहास की दृष्टि से इसी जमाने में चीन और भारत के बीच पहले संपर्क हुआ। तो देखो, चीन और भारत का संपर्क उसी समय हुआ था और 64 ईस्वी सन में यहाँ चीनी राजदूत आए। उस समय चीन से भारत को जो तोहफे मिले उनमें आड़ू और नाशपाती के पेड़ थे। गोबी रेगिस्तान के ठीक किनारे किनारे तुर्फान और कुर्चा में भारतीय, चीनी और ईरानी संस्कृति का अद्भुत मेल हो गया। तो इस प्रकार बहुत सारे देशों से जो आ रहे थे साम्राज्य, छोटे छोटे रूप में बस रहे थे, लेकिन वो अपने साथ जो कुछ संस्कृतियां, सभ्यता ला रहे थे वह भारत में आकर उन सभ्यताओं में, संस्कृति में एक अनोखा मिलाप होने लगा और इस प्रकार एक अद्भुत संस्कृतियों की निर्मिति होने लगी थी। तो बच्चों, इन परिच्छेदों में आए हुए कुछ कठिन शब्दार्थों को सबसे पहले देखते हैं। अवसान, पतन, खदेड़ा, भगाना, सशक्त, मजबूत, संरक्षक, बचाने वाला, प्रबल, बलशाली। तो बच्चों, अब तक हमने इस पाठ में किन किन साम्राज्यों की स्थापना हो रही थी यह पढ़ा। आगे भी बहुत सारे साम्राज्यों के बारे में हम जानकारी हासिल करने वाले हैं, लेकिन वह जानकारी हासिल करेंगे इसके अगले भाग में। तो मिलते हैं इसके अगले भाग में।